Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम वर्क एनर्जी एंड पावर इस चैप्टर का काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये टॉपिक स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने स्टडी करा है, और इससे पहले हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन ये टॉपिक भी स्टडी करा है। तो इसके पहले लेक्चर में ये तीन टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। जिन बच्चों के वो टॉपिक अभी क्लियर नहीं है वो लेक्चर जाके अटेंड कर सकते हो, ठीक है, जहां पे मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एनर्जी की जो बेसिक कंसेप्ट थी ये हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा है बेटा। आज के इस लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोलता हूँ कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपके मन में इधर उधर के थॉट्स आ रहे हो तो प्लीज उन थॉट्स को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है वो बोर्ड पे रखो, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है बेटा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसके आगे सब तुम्हें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही पढ़ना है। तो टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अभी जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उन सभी थॉट्स को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है बेटा वो अपने बोर्ड पे रखो। तो शुरू करते हैं। इसके पहले आप जानते हो कि मैं अभी टॉपिक जो है थोड़ी देर के लिए इंगेज करता हूँ, क्योंकि उसका एक रीजन है। उसका एक रीजन ये है कि अब इसके पहले लेक्चर में मैं आपको E = mc² ये जो है इसके बारे में पढ़ा रहा था, बट कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से ये मैं आपको वहीं पे अपन ने इसको हेल्ड कर दिया था। तो अभी मैं आपको पहले E = mc² समझाता हूँ। हालांकि मैंने इसकी नोट्स आपको लिख के दी थी उस लेक्चर में, बट अभी भी फिर से आपको नोट्स लिख के देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम E = mc² के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को स्टार्ट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो E = mc² का ये जो इक्वेशन दिया है हमें आइंस्टाइन ने, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो E = mc² जो ये इक्वेशन है ये हमें आइंस्टाइन ने दिया था। तो जब एनर्जी के बारे में डिस्कशन हो रहा था तब आइंस्टाइन ने भी एनर्जी के बारे में कुछ चीजें स्टडी करी, और जब उन्होंने चीजें स्टडी करी तो उन्होंने हमें E = mc² ये इक्वेशन दिया। तो इसका मीनिंग क्या है? तो इस इक्वेशन से आइंस्टाइन हमें ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट का अगर मास हो तो मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। ये हमें आइंस्टाइन ने बताया है कि उन्होंने हमें क्या कहा है कि एनर्जी एंड मास these two quantities are interconvertible। इसका मतलब क्या? एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और इन अदर सिंपल वर्ड एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ मास एंड मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आइंस्टाइन हमें E = mc² के बिहाफ पे हमें ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का अगर कुछ ना कुछ मास है तो सारा का सारा मास जो है बेटा वो पूरा का पूरा मास एनर्जी का फॉर्म है, और अगर हमें कहीं पे एनर्जी दिखती है तो वो एनर्जी जो है वो मास का फॉर्म है। ये हमें आइंस्टाइन कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे मास है तो उस मास वो जो मास है वो एनर्जी का फॉर्म है। मतलब अगर ये पेन है तो ये पेन को अगर मास है तो ये पेन का मास भी एक एनर्जी है। मेरी जो बॉडी है, इस बॉडी को जो मास है, इस बॉडी ये बॉडी भी जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। ये जो कैमरा है रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये रिकॉर्डिंग कैमरा भी क्या है बेटा? ये एनर्जी का फॉर्म है। ये जो फैन चल रहा है, जो बल्ब चल रहा है, ये जो बोर्ड है, हर कोई चीज जिसे मास है वो चीज एनर्जी का फॉर्म है। इसीलिए उन्होंने हमें ये इक्वेशन दिया है E = mc² एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो अपने पास एक ग्रेनेड है, तुम सब लोगों ने ग्रेनेड तो देखा होगा, टीवी में देखा होगा या फिर मोबाइल में देखा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो है PUBG भी खेलते हैं, फ्री फायर भी खेलते हैं, तो उसमें जो है बेटा वो उस गेम्स में जो होता है वो ग्रेनेड रहता है, ठीक है। तो देखो जब अगर तुम ग्रेनेड को देखोगे तो ग्रेनेड का मास थोड़ा सा कम रहता है, मतलब वो सिर्फ 200-250 ग्राम का रहता है। बट जब ग्रेनाइट फेंका जाता है तो 200-250 ग्राम की चीज जो है वो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करती है। मतलब अपने पास अगर 200-250 ग्राम का बॉम्ब है
ग्रेनाइट कहने से पहले मैं आपको बॉम्ब कहता हूँ, ठीक है। अपने पास फॉर एग्जांपल बॉम्ब है 200-250 ग्राम का, छोटा सा बॉम्ब है, उसको अपन ने क्या किया, उसकी की निकाली और उसको थ्रो किया। तो जब 200-250 ग्राम का बॉम्ब एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर गिरता है, तो गिरने के बाद जो उसमें से उसका जो एक्सप्लोजन होता है, वो एक्सप्लोजन जो है बेटा वो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन तैयार करता है। तो ये क्या हुआ, ग्रेनाइट तो जो बॉम्ब था वो 200-250 ग्राम का था, बट 200-250 ग्राम की जो ऑब्जेक्ट थी उसने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन मतलब उसने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कन्वर्ट किया। इसका मतलब क्या, उस ऑब्जेक्ट को तो मास था, बट ऑब्जेक्ट का जो मास था वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल अपन ने एटॉमिक बॉम्ब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अपने को है। एटॉमिक बॉम्ब बहुत छोटा होता है, जब एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है तो उसका जो एक्सप्लोजन है मिनिमम 500 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर तक उसका एक्सप्लोजन जाता है। जब एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है तब एटॉमिक बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन है एटलीस्ट 500 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा का एरिया जो है वो कवर करता है और उसे डिस्ट्रॉय करता है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज सीखने को मिली, एटॉमिक बॉम्ब तो बहुत छोटा होता है बट उसका जो डिस्ट्रक्शन है वो डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या, वो जो मास है वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है और वो जो एनर्जी है वो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो आइंस्टाइन हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर कोई मास है तो मास को हम 101% एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो अपने पास ये पेन है, अगर हमें देखना है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी है तो क्या करना है, इसका फॉर एग्जांपल मास है 20 ग्राम, तो इसको क्या करेंगे अपन, इसका मास फॉर एग्जांपल 20 ग्राम है, ठीक है। तो इसको क्या करने का, 20 ग्राम है, तो इसको क्या करो तुम c² से मल्टीप्लाई करो, जो तुम्हें आंसर मिलेगा वो इसको जब इस मास को 100% कन्वर्ट करेंगे तब हमें उतनी एनर्जी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल 20 है तो इसको अपन केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 20/1000 हो गया बेटा, ये कितना रहेगा 0 और ये 0.02 केजी हो जाएगा। तो यहाँ इस पेन में अगर अपन एनर्जी फाइंड करना चाहे तो E इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 3 into 10 to the power 8 ब्रैकेट का स्क्वायर, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बेटा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 16, तो 2 पॉइंट आगे शिफ्ट हुए तो ये रहेगा बेटा अपना 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 14 एंड 9 टू द 18। तो इस पेन में जो एनर्जी है बेटा वो 18 टू द पावर 14 जूल है। मतलब अगर हमें इस पेन को या फिर इस पेन की एनर्जी को या फिर इस पेन के मास को कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो मुझे एटलीस्ट इतनी एनर्जी मिलेगी जो 18 इंटू 10 टू द पावर 14 जूल के बराबर है। तो ये हमें आइंस्टाइन बताना चाहते हैं कि E इज इक्वल टू mc²। तो इसमें फ्यूजन होता है, फिजन होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ कोलाइड किया जाता है, उससे हमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है। अभी हमें वो चीजें अभी नहीं स्टडी करनी है, वो हमें 12th में स्टडी करनी है। फिलहाल अभी तुम एक बात ध्यान में रखो कि जो एनर्जी है बेटा और जो मास है ये दो चीजें अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इंटर कन्वर्टिबल है, दैट इज E इज इक्वल टू mc²। आई होप तुम्हें E इज इक्वल टू mc² का मीनिंग और उसके पीछे की कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप तुम्हारा E इज इक्वल टू mc² ये जो टॉपिक है अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा। हालांकि हमें इसके बारे में और डिस्कशन करना है बट अभी नहीं करना है, अभी हमें काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है और पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है, ठीक है। तो चलो पहले पढ़ते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूं और उसके बाद आपको मीनिंग समझाता हूं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मोस्ट यूजफुल है, तो अभी पूरा का पूरा फोकस अपना बोर्ड पे रखो। हाँ, द एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion is called kinetic energy। देख, the energy possessed by an object
बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्ट्रेस फ्री होके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फ्रेश हो जाओ थोड़ा सा, एकदम दिमाग में अगर कोई स्ट्रेस चल रही हो, कोई थॉट चल रहे हो, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए उन्हें बात सुने रखो और पूरा फोकस बेटा बोर्ड पे रखो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है और इसेंशियल भी। अभी हमने क्या कहा, आइंस्टाइन ने हमें क्या कहा कि जो एनर्जी है वो मास के साथ इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा पेन है बेटा, ठीक है, तो अगर मैं इस पेन को फॉर एग्जांपल किसी या फिर एक पेपर है अपने पास, पेन तो नहीं जलाऊंगा, ये तो मेरी मतलब ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने पास एक पेपर है, अगर मैं उस पेपर को जलाऊंगा तो पेपर में से क्या बाहर पड़ेगा बेटा, पेपर में से फायर बाहर पड़ेगा। मतलब क्या, वो जो फायर हमें दिख रहा है वो क्या है, वो उसकी एनर्जी है। तो जैसा कि ये पेन है, इस पेन के अंदर एनर्जी है, ठीक है, तो एनर्जी जो है अभी इस पेन के अंदर एनर्जी है, बट अगर मैं इस पेन को किसी चीज के ऊपर फेंक के मारूं, या फिर कोई मेरे पास कोई पत्थर है और इस पत्थर को मैं फेंक के मारूं, तो पहले तो जो स्टोन था बेटा, वो पहले स्टोन रेस्ट में था, अभी स्टोन कैसा है, अभी स्टोन मोशन में है। तो जब रेस्ट में ऑब्जेक्ट रहती है तब उसमें अलग एनर्जी रहती है, और जब ऑब्जेक्ट मोशन में आती है तब ऑब्जेक्ट में एक दूसरी एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसमें एक एनर्जी होती है जो हमें इसके आगे पढ़नी है, बट जब ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी और वो जो ऑब्जेक्ट अभी मोशन में है, तो ऑब्जेक्ट जब मोशन में होती है तब उसकी जो एनर्जी है एक अलग एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आई होप मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। देखो, सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में होने के बाद या फिर मोशन में होने वक्त उसके अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल वर्ड्स। ये पेन है, अभी रेस्ट में है, इसके अंदर दूसरी एनर्जी है, बट अगर ये पेन मोशन में हो रहा है, अगर ये पेन मोशन में है, तो जब ये पेन मोशन में था तब इसके अंदर एक दूसरी एनर्जी रहेगी, जो एनर्जी इसके अंदर मोशन में रहेगी उस एनर्जी को हम कहते हैं बेटा वो काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो एनर्जी ऑब्जेक्ट को मोशन प्रोवाइड करती है उस एनर्जी को हम कहते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल वर्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में होते वक्त उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम कहते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी। इन डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपनी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उसके मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम कहते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी। आई होप तुम्हें काइनेटिक एनर्जी समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में होने की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी अभी क्रिएट हुई है या फिर जो एनर्जी कन्वर्ट हुई है उस एनर्जी को हम कहते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में होती है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये तुम्हें पहली जो डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी की, इसका मीनिंग तुम्हें समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सिंपल सी अपनी डेफिनेशन है। देखो, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल is given by ट्रांसलेशनल 1/2 mv square। ट्रांसलेशनल का मीनिंग भी समझाऊंगा। एंड काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल इज गिवन बाय 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, देखो ट्रांसलेशनल क्या है, रोटेशनल क्या है, सिंपल देखिए आप। देखो, मान लो ये पेन है, अभी ये पेन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रहा है। देखो, इसको ही मैं तुम्हें एग्जांपल के तरीके से बताऊंगा। ठीक है, इसे ही समझो तुम, ज्यादा हमें इधर उधर भटकना नहीं है, सिंपल सा पेन का अपन एग्जांपल कंसीडर करके समझेंगे। ठीक है, मान लो ये पेन है, अभी ये पेन वैसे स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, पेन यहाँ पे था, अभी पेन स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे ऐसे 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 मूव हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो पेन मूव हो रहा है तो इसका मोशन कैसा है बेटा, इसका मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, इसका जो मोशन है वो अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मोशन स्ट्रेट लाइन में होने की वजह से इसके मोशन को हम बोलते हैं बेटा ट्रांसलेशनल मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तब उसका जो मोशन रहता है बेटा वो ट्रांसलेशनल मोशन रहता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन की अलग काइनेटिक एनर्जी होती है जो 1/2 mv स्क्वायर के बारे में होती है। हमें अभी 1/2 mv स्क्वायर के बारे में पढ़ना है। 1/2 I ओमेगा स्क्वायर हम
रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा? फिर उसके मोशन को, उस मोशन के अंदर जो एनर्जी होती है बेटा, हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तब देखो ये पेन है, अब ये पेन ऐसा फॉर एग्जांपल रोटेट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा ये घूम रहा है पेन, ठीक है, ऐसा घूम रहा है। तो भाई अब ये पेन अगर घूम रहा है बेटा, तो इसका मतलब क्या? अभी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा है, अभी ये रोटेट हो रहा है। मान लो अपने पास फैन है, तो फैन तो रोटेट होता है ना, तो फैन अगर रोटेट हो रहा है तो वो रेस्ट में या मोशन में? वो मोशन में। तो जब ये फैन रोटेट हो रहा है तो ये फैन का जो मोशन है बेटा, वो रोटेशनल मोशन है, वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और रोटेशनल मोशन में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी तुम्हें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बट तुम्हारे इसेंशियल के लिए और यूज के लिए मैंने तुम्हें अभी लिख के दे दिया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी दो टाइप की होती है, पहली होती है बेटा ट्रांसलेशनल, दूसरी होती है बेटा रोटेशनल। हमें सिर्फ ट्रांसलेशनल देखनी है, ठीक है। अभी देखो अपने पास काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर। अगर हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m करें तो देखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू m v स्क्वायर अपॉन m, ठीक है। तो देखो m इंटू m स्क्वायर, तो यहां पर क्या आएगा बेटा? अपना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 2 इंटू m 2m और m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, ठीक है। तो m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर क्या है? m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ब्रैकेट में m इंटू v ब्रैकेट का स्क्वायर। और m इंटू v क्या होता है? ये तुम भली बात ही जानते हो कि m इंटू v क्या होता है बेटा? m इंटू v होता है p। तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर, क्योंकि p क्या है बेटा? मोमेंटम है। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो p स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर होती है। तो मतलब हम इसे मॉडिफाई करके हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन है वो है p स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर अपन लिखेंगे ये 2m कैसा है? डिवाइड को यहाँ जाने के बाद मल्टीप्लाई को, तो ये हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर हम करें तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने के बाद हमें यह पता चलेगा कि p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ये रूट 2m अगर हम कांस्टेंट पकड़े, यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा यही भी में, ठीक है। ये होगा अपना फर्स्ट पार्ट, ये होगा अपना सेकंड पार्ट ये भी अपना सी है, ठीक है। देखो क्या है अपना वो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट k। तो अगर हम इसे कांस्टेंट कंसीडर करें 2m को, जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इज रिमूव बाय प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड दिस फॉर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या? मोमेंटम जो है वो काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इससे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप तुम्हें काइनेटिक एनर्जी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के जो कुछ पॉइंट है ये भी तुम्हें समझ में आ चुके होंगे। अभी देखो यहाँ पर मैं तुम्हें पॉइंट लिख के नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ समझाओ। देखो काइनेटिक एनर्जी हम मेजर कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मेजर की जा सकती है, बहुत सिंपल वे है। देखो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी और जब ऑब्जेक्ट मोशन में आई, तो रेस्ट पर से ऑब्जेक्ट मोशन में आई और फिर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में आई, तो ये जो पहली रेस्ट थी और फाइनल रेस्ट थी, इसके बीच में जो वर्क डन हुआ है, अगर हम वो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वही वर्क डन हमें उस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके बारे में बताएगा। मतलब अगर किसी भी चीज की तुम्हें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो कुछ नहीं करना है, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन देखनी है और उस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन देखनी है, उसके बीच में मतलब इनिशियल रेस्ट पोजीशन
और फाइनल रेस्ट पोजीशन, और उसके बीच में जो ऑब्जेक्ट ने वर्क डन करा है, अगर वो वर्क डन तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें सिंपल उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ये सिंपल सा रूल है अपने काइनेटिक एनर्जी का। अभी इसके बारे में क्वेश्चन कैसे आते हैं हम वो थोड़े बहुत तो सिंपल क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ एग्जाम में, वो हम डिस्कस करेंगे। तुम चाहो तो इसे पॉज करके बेटा नोट कर सकते हो। चलो बेटा हो गया। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ चुकी होगी जरा जरा। अभी क्वेश्चंस के बिहाफ पे तुम्हारी और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बट बेटा अपना फोकस रखो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, हमें आखिर तक लेक्चर कंटिन्यू करना है। क्यों करना है? क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें जो तुम्हें समझनी है, इसके बाद तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी भी समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन कैसे है। मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल the two masses having mass m and 4m, if the two masses having mass m and 4m have same kinetic energy, then the ratio of their linear momenta is। ये अपने पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कि दो मासेस है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते, सिंपल क्वेश्चन बनते। दो मासेस है अपने पास, एक का मास है m, दूसरे का मास है बेटा 4m, हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा सेम है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर लिनियर मोमेंटा इज, तो उनके लिनियर मोमेंटा है उसका रेशियो क्या है वो हमें सिंपल फाइंड करना है। तो देखो मान लो पहले मास का मोमेंटम लिनियर मोमेंटम है p1 और दूसरी मास की बेटा लिनियर मोमेंटम p2। तुम जानते हो क्या है लिनियर मोमेंटम p1, p इज इक्वल टू क्या था अपना √2m, ठीक है, इनटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन रूट, यहां पे काइनेटिक एनर्जी 1 लिखता हूं, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है। हाँ अभी देखो क्या करना है आपने को, पहले का मास क्या है कितना है बेटा m, दूसरे का मास कितना है बेटा 4m। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे p1 अपॉन p2, इसका रेशियो पूछा है अपने को, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा सिंपल सा √2m इंटू ke1। तो यहाँ पर 2m तो यहाँ पर कैंसिल नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये अपना m है और ये अपना 4m। चलो सॉरी बेटा थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन आ गया था, ठीक है। कहाँ पे थे हम? हाँ ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू √2m ke1 अपॉन √2m ke2। तो इनकी जो है हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, पहले का मास क्या है बेटा m, दूसरे का मास कितना है बेटा 4m, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी गेट्स कैंसल, क्योंकि पहली काइनेटिक एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ये 2 भी गेट्स कैंसल। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू m, क्योंकि पहला मास m है और दूसरा मास है बेटा अपना 4m, तो m भी क्या है कि कैंसिल हो जाएगा। तो p1 अपॉन p2 यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को 1/4, रूट में 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो इसका रेशियो क्या मिलेगा अपने को p1 रेश टू p2 इज इक्वल टू 1/2। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही हम 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, चाहो तो तुम इसे पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो हो गया, आई होप हो गया। देखो एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है, a bomb is split, a bomb of 9 kg is split into 2 parts of 6 kg and 3 kg. Then the velocity of 3 kg is 2 meter per second.
देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 kg इज, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, एक 9 kg का बॉम्ब है जो हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया। एक का पार्ट है 6 kg, एक मतलब 6 kg का पार्ट हुआ उसका, और दूसरा है 3 kg का। जब 9 kg के बॉम्ब को हमने थ्रो किया तो वो दो पार्ट में बढ़ गया, एक हो गया 6 kg का, दूसरा हो गया 3 kg का। देन द वेलोसिटी ऑफ 3 kg इज 2 मीटर पर सेकंड। तो 3 kg का जो था, जो 3 kg का जो पार्ट था उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, 2 मीटर पर सेकंड। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 kg, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 kg क्या होगा ये तुम्हें बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 kg की तुम्हें अगर एक बार वेलोसिटी मिल गई तो तुम इजीली काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो। और इस ये जो केस है अपनी, कौन सी केस है, ये अपनी लीनियर मोमेंटम, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक है, क्योंकि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 हमने ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ी हुई है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बेटा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। मैंने कहा था लॉज ऑफ मोशन की कंसेप्ट आएंगे। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ मोशन में हमने ऑलरेडी लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टॉपिक में ये चीजें स्टडी करी है। ठीक है, तो m1 v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अपना, m2 v2। तो m1 क्या है अपना, m1 है अपना 6 kg। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर मैं 6 लिखता हूँ, यहाँ पर v1 लिखता हूँ। ठीक है, m2 कितना है बेटा अपना 3, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो v1 कितना आ जाएगा बेटा अपना 6/6, दैट इज v1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो ये जो अपना 6 kg का बॉम्ब है, जो बॉम्ब का जो पार्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी आई बच्चा, 1 मीटर पर सेकंड। तो इस 1 मीटर पर सेकंड को अपन क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी भी हमें फाइंड हो गई, इसका मास भी हमें फाइंड हो गया, बट हमें वेलोसिटी नहीं पूछी, हमें काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/2, इसका मास है 6 और वेलोसिटी बेटा 1 ब्रैकेट का स्क्वायर, तो 2 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 3 जूल। इसकी जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है बच्चा वो है 3 जूल। चाहो तो इसे भी पॉज करके नोट कर सकते हो, आई थिंक सभी बच्चों का आ चुका होगा। ठीक है, जिनका नहीं आया वो इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलो हो गया, एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं ताकि आपकी जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाए। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते बेटा काइनेटिक एनर्जी से, बस आपको कंसेप्ट, आपकी जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, मान लो अपने पास एक और क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है अपना काइनेटिक एनर्जी का, उसको मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मान लो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ हॉरिजॉन्टल, सॉरी, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, विथ और हैविंग, विथ की जगह पर हैविंग लिखते हैं, हैविंग काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, देन द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज, मान लो अपने पास ये ऑप्शन है, फर्स्ट के, सेकंड k/2, थर्ड है अपने पास k/4 और फोर्थ है अपने पास 2k। तो अपने पास ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, एक पार्टिकल है जो 60 डिग्री से अपन ने क्या किया, उसको प्रोजेक्ट किया, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है k। तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये हमें बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया था कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, मान लो अपने पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन है अपना, ये एंगल है अपना 60 डिग्री, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट में जो होता है बच्चा, हाईएस्ट पॉइंट में क्या होता है, हमने हाइट का फॉर्मूला भी डिराइव किया था, तब मैंने आपको कहा था कि हाइट पे क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है। तो वर्ड क्या है अपने पास, हाईएस्ट पॉइंट, मतलब ये मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है।
बट तुम जानते हो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा बेटा, अपना जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा, बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कभी भी जीरो नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। तो जैसा कि तुम जानते हो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो दो पार्ट में रिजॉल्व होती है। एक होता है बेटा हॉरिजॉन्टल जो होता है u cos थीटा, और दूसरा होता है बेटा वर्टिकल जो होता है u sin थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट में तो वर्टिकल पॉइंट रहता ही नहीं है, मतलब उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, बट u cos थीटा जीरो नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चों को लगा होगा सर इसका जो आंसर है वो जीरो आना चाहिए, बट नहीं आएगा जीरो। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे बेटा u cos थीटा। ठीक है, तो अपनी जो वेलोसिटी है एट हाईएस्ट पॉइंट वो वर्टिकल तो जीरो हो चुकी है बट हॉरिजॉन्टल रह चुकी है। तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी को अपन क्या लिखेंगे बेटा v cos थीटा। u cos थीटा लिखो या फिर v cos थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो v cos थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बेटा v cos थीटा। ठीक है, तो ये रही अपनी वेलोसिटी जो कि जीरो नहीं हुई है। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बेटा 1/2 mv²। तो v क्या है अभी v है बेटा v cos थीटा, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 1/2 mv² cos² थीटा। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 1/2 mv² cos² थीटा। तो थीटा क्या है अपना cos 60। ठीक है, यहाँ पर अपन लिखेंगे cos 60 ब्रैकेट का स्क्वायर, तो 1/2 mv का स्क्वायर, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 ब्रैकेट का स्क्वायर, तो 1/2 mv² ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी जो k है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे बेटा k मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो अपना जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट रहेगी वो क्या रहेगी बेटा k/4। तो कौन सा ऑप्शन बराबर है अपना थर्ड वाला ऑप्शन बराबर है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी बच्चा वो k/4 रहेगी। आई होप ये तीन क्वेश्चन में से ये तीन क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस किए उसके बिहाफ पे आपको काइनेटिक एनर्जी के प्रॉब्लम कैसे किए जाते हैं उनकी थोड़ी बहुत कंसेप्ट भी अभी आपकी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, और उसके बाद इसके पहले मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी की कंसेप्ट भी अभी आपकी क्लियर हो चुकी होगी, और E = mc² के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। अभी हमें पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। ठीक है, तो चाहो तो इसे पॉज करके तुम नोट कर सकते हो। एक क्वेश्चन रह गया है जो मैं अभी डिस्कस, एक बार आप उसे नोट करो, उस क्वेश्चन को भी मैं आपको हो सके तो लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो बेटा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारे साथ भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाला हो क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन, जो बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो पॉज करके नोट करो और ट्राई करो। ठीक है, और जिनको नहीं आता वो मेरे साथ साथ सॉल्व करो। पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विथ अ मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है जो जिसकी मोमेंटम जो है इनिशियल मोमेंटम वो 10 kg मीटर पर सेकंड है, मतलब हमें यहाँ पर उसकी मोमेंटम दी गई है बेटा वो है p = 10 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, a force of 0.2 न्यूटन acts on it in the direction of motion of the body for 10 सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है वो आगे मूव हो रही है जिसकी मोमेंटम कितनी है बेटा, जिसकी मोमेंटम है 5 kg। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट 5 kg सॉरी जिसका मास 5 kg है, जिसकी मोमेंटम है बेटा 10 kg मीटर पर सेकंड। तो ये ऑब्जेक्ट है 5 kg की, ये 10 kg मीटर पर सेकंड इसकी मोमेंटम है, और उसके ऊपर अपन ने जिस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में 0.2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया फॉर 10 सेकंड। तो जब ये फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुआ तो जाहिर सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ेगी ये हमें पूछा है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, हमें फोर्स दिया गया है बेटा, फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन। इसके बाद हमें टाइम दिया गया है, वो कितना है बेटा, टाइम है अपने पास 10 सेकंड। और सबसे पहले हमें मास दिया था जो मुझे पहले लिखना चाहिए था पर मैं बाद में लिखा हूं। ठीक है, m = 5 कुछ नहीं, 1/2 mv² हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, हमें यहाँ पर मास तो दिया गया है बट जो वेलोसिटी है वो नहीं दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये उसकी इनिशियल मोमेंटम थी, मतलब जब हम इस मोमेंटम से वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वो जो वेलोसिटी रहेगी वो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी।
ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी से मूव हो रही थी, तब उसकी कोई ना कोई अलग काइनेटिक एनर्जी हो, तब उसकी कोई ना कोई काइनेटिक अलग काइनेटिक एनर्जी रही होगी। जब उसके ऊपर फोर्स लगा होगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें दो वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, एक इनिशियल और एक फाइनल। और फाइनल में से इनिशियल को माइनस करने के बाद हमें ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा बेटा, हमें ऑटोमेटिक उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज हुआ है वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले आप सभी जानते हो बेटा मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम हमें दिया गया बेटा 10, मास कितना है बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय ये जो v1 है वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई को यहाँ आने के बाद डिवाइड को यही पे लिखता हूँ मैं, यही पे लिखता हूँ कि v1 क्या आएगा बेटा 10/5, दैट इज v1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें v1 मिला 2 मीटर पर सेकंड। फोर्स दिया गया है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय सॉरी इज इक्वल टू मास कितना है बेटा, इज इक्वल टू मास है बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय a। तो 5 मल्टीप्लाई को यहाँ आने के बाद डिवाइड को, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू a एंड इट इज इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 0 0, यहाँ पर भी 0 लिखेंगे अपन और वो 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो अपना जो एक्सेलरेशन आया वो एक्सेलरेशन आया बेटा 0.04 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अभी तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, अभी तुम्हें एक्सेलरेशन मालूम है और तुम्हें टाइम भी गिवन है, बट तुम्हें फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम। तो तुम क्या करोगे, जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन थे उनका यूज करके फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा v इज इक्वल टू u प्लस at, ये इक्वेशन आएगा। तो v हमें फाइंड करना है, u हमने फाइंड किया है जो है 2, प्लस ये जो एक्सेलरेशन है वो है 0.04 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 10 सेकंड। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा 2 प्लस 0.4, तो v इज सॉरी v2 लिखता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो v2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 2.4 मीटर पर सेकंड। आई होप ये कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अभी कुछ नहीं करना, क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब 1/2 m v1 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 m कॉमन निकलेगा, तो 1/2 m यहाँ पर अपन कॉमन लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे v2 का स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय m कितना है बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई नहीं लिखते अपन, ब्रैकेट में रखते हैं। v2 क्या है बेटा अपना 2.4, तो 2.4 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 2.4 का क्या रहेगा 5.76। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अपन 5.76 माइनस 4, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5। 5.76 में से 4 गए मतलब 1.76 बचे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 0.28 जा 16, 28 जा 16, तो 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 8 जा 40, 40 प्लस 4 44, तो ये रहेगा अपना 4.4G। तो इतना अपने काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो इसलिए डिस्कस करना पड़ा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़े से कैलकुलेशन है, अगर आपको कैलकुलेशन आते हैं और आपका काइनेमेटिक्स जो है वो स्ट्रांग है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अपना कौन सा ऑप्शन बराबर था, डी वाला ऑप्शन बराबर था। ठीक है, चाहो तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो बेटा। चलो हो गया। अभी अपना काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक जो है वो अभी यहाँ पर अपन ने पूरा डिस्कस किया है। आई होप तुम्हें हर एक चीज समझ में आ चुकी होगी। अभी पोटेंशियल एनर्जी स्टडी करेंगे, उसके बाद तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में आएगी, उसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। वर्क एनर्जी पावर वर्क एनर्जी थ्योरम भी समझ में आएगा, उसके क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, चेन के क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, स्प्रिंग के तो आए ही है। हर एक चीज तुम्हें समझ में आएगी। पर दिक्कत क्या है, सर समझ में तो सब कुछ आता है बट हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्या होता है क्या मालूम, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने को बैठते हैं सर हमारा दिमाग काम नहीं करता। कैसे काम नहीं करता बेटा, आराम से सोचो, क्वेश्चन को पहले पढ़ो। देखो क्वेश्चन जो तुम्हारे लेवल के है ना बेटा, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तुम्हारे लेवल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना अभी, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट होता क्या है मालूम है क्या, अपनी कंसेप्ट उतनी बिल्डअप नहीं रहेगी।
और कहीं ना कहीं हमारी जो प्रैक्टिस है बच्चा, वो प्रैक्टिस उतनी ये नहीं रहती, क्या मतलब जो अपनी प्रैक्टिस है वो उतनी क्लियर नहीं रहती, इसीलिए हमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। नहीं तो अगर तुम कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लैरिफाई करोगे और उसके बिहाफ पे अगर तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और जो छोटे मोटे क्वेश्चन है उनको भी अगर तुम सॉल्व कर सकते हो बेटा, बिना बिना उसके आंसर देखे, तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। बट दिक्कत क्या है, हम उतना ट्राई नहीं करते, जितना इस एग्जाम का पोटेंशियल है बच्चा, उतना पोटेंशियल हम नहीं देते, इसीलिए हमें थोड़ी बहुत जो है दिक्कत देखने को मिलती है। तो दिक्कत नहीं आएगी, बट तुम अपना उतना पोटेंशियल दो। जब तुम अपना उतना पोटेंशियल दोगे ना बेटा, तब तुम देखो, तुम्हें चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व करने को देखने को मिलेंगे। तुम आराम से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बट जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें वर्क देना पड़ेगा, तुम्हें कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, मतलब मोबाइल हो गया, अपना जो दो चार अपने इंटरटेनमेंट की जो चीजें हैं उनको साइड में रखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आता है बच्चा, वो नहीं तो रिजल्ट नहीं आता। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, तुम्हें अपना 100% देना होगा। और उसके बाद भी कुछ बच्चे अपना 100% देते हैं और उसके बाद भी उनका रिजल्ट नहीं आता बच्चे। तो ये जो एग्जाम है बेटा, ये तुम्हारा 100% मांगती है, तुम्हें 100% से अपना 110% देना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा रिजल्ट लगेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। तुम हर चीज को एक बार क्लैरिफाई करो, अपने कंसेप्ट बिल्ड करो, उनको क्लियर करो, उसके बेस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज करो, आसानी से तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। ठीक है, बट जितना लगता है उतना है नहीं, राइट। बट अगर हम ट्राई करें तो अपना रिजल्ट 101% आ जाएगा। तो अभी हमें देखना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल सा है, यहाँ पे लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, पीई लिखूं तो चलेगा क्या? मैं सिर्फ पीई लिखूंगा, ठीक है, तुम समझ जाओ। कोई पीई मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी। केई मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी का पहला पॉइंट है बेटा, द एनर्जी possessed by an object to its position in a conservative force field. Conservative force field is called पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिंपल है, एक बार समझ लो, फिर बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ाया हुआ है तुम्हें। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या? ऐसे फोर्स जो पार्ट पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो हाँ, हम क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। फिर से पेन का एग्जांपल लेता हूँ। ये पेन अभी रेस्ट में है, पहले मैंने अभी तुम्हें मोशन में इसको मोशन में कंसीडर करके एक्सप्लेन किया है। अभी पेन है बेटा, पेन जो है अपना रेस्ट में है। ठीक है, तो पेन रेस्ट में है, इसका मतलब क्या? ये रेस्ट में पेन है तो ये मास है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। तो ये जो पेन है ये रेस्ट में है, इसका मतलब इसमें कोई भी एनर्जी नहीं है क्या? आइंस्टाइन ने तो कहा था कि मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इस पेन को मास है। ठीक है, तो ये जो मास है बेटा, ये मास रेस्ट पे है, इसका मतलब ये रेस्ट पर है तो एक एनर्जी की वजह से। मान लो आपको दिन भर खड़ा रहने को बोला जाए कि आप ऐसे दिन भर 24 घंटे ऐसे ही खड़े रहो, आप नहीं रह सकते, नहीं रह सकते आप। क्यों? क्योंकि आपके जो पैर है वो दर्द करने शुरू होंगे। क्यों दर्द करने शुरू होंगे? क्योंकि ग्रेविटी आप पे एक्ट हो रही है, आपके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, आपके बॉडी के ऊपर ग्रेविटी एक्ट हो रही है, आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऐसी बहुत सारी कंजर्वेटिव फोर्स है जो आपके बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। तो इस अर्थ में हर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो एक एनर्जी की वजह से। मान लो ये अपने पास चेयर है, ये चेयर यहाँ पर रेस्ट में, तुम्हें नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है। ठीक है, ये जो अपनी चेयर है अभी ये रेस्ट में है। ठीक है, तो ये जो चेयर रेस्ट में है बच्चा, वो चेयर अपने आप रेस्ट में नहीं है, उस चेयर को नीचे गिराने के लिए ग्रेविटी एक्ट हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है,
एयर रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, बहुत सारे कंजर्वेटिव फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं ताकि वो चेयर नीचे गिर जाए। बट चेयर नीचे गिर रही है क्या आपने आप? नहीं गिर रही है। क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी है जो उसे रेस्ट पोजीशन पर रखने की कोशिश कर रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है मालूम है क्या? पोटेंशियल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन से पोजेस होती है इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ढेर सारे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं जो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड है, और उस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट की अगर एक पोजीशन है तो वो पोजीशन उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है बच्चा उस एनर्जी की वजह से है, और उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पेन जो है यहाँ पर मैंने रख दिया है, तो ये जो पेन है अपने आप रेस्ट में नहीं है, इसको रेस्ट में लाने के लिए या फिर इसको रेस्ट में रखने के लिए एक एनर्जी है। जो एनर्जी इसको रेस्ट में रखती है उस एनर्जी को हम कहते हैं बच्चा पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या? जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो अपने आप रेस्ट में नहीं है, उसको ढेर सारे कंजर्वेटिव फोर्स उसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी है जो कंजर्वेटिव फोर्स को कैंसल करके उस ऑब्जेक्ट को उस पोजीशन पर स्टेबल कर रही है। उस एनर्जी को हम कहते हैं बच्चा पोटेंशियल एनर्जी। आई होप तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक अभी मतलब जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू इट्स पोजीशन इन अ कंजर्वेटिव फोर्स और बाय इट्स पोजीशन, टू की जगह आपने बाय लिखा, बाय इट्स पोजीशन इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव एनर्जी है। पहली बात इसको रिलेट करके पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अप्लाई होती है। इट इज इसेंशियल ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड या फिर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, उसके बाद ए पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh and potential energy also given by du by dx where du is the potential। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का mgh, ये है बच्चा अपना पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू du by dx। जैसे कि मैंने आपको कहा था काइनेटिक एनर्जी भी मेजर की जाती है, तो ऐसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी मेजर करते हैं। मान लो ये पेन है, इस पेन को इस जगह से उस जगह मतलब ये जो पेन था इसको अपन ने क्या किया, इस पेन को इस पॉइंट से उस पॉइंट तक शिफ्ट किया। या फिर कोई चीज है, एक चीज हमने 10 किलो की चीज है, उस ऑब्जेक्ट को हमने वहां पे एक चीज पे वो 10 किलो की चीज एक ऑब्जेक्ट पर एक पॉइंट पर रखी हुई है, हमने क्या किया उस 10 किलो के ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। तो 10 किलो क्या है? उसका मास है, तो उसके हिसाब से उसमें कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को अपोज करके वहां पे बैठी है। तो जब तुम उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाओगे तो तुम्हारा वर्डन जो रहेगा बच्चा वो जो सारे कंजर्वेटिव फोर्स है उसके अगेंस्ट रहेगा। तो जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हो, तो जब उस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया जाता है तो उसके अंदर या फिर उसके अगेंस्ट जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स है उन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क होता है तो उस वर्क को मेजर करके हम पोटेंशियल एनर्जी भी मेजर कर सकते हैं। तो ये रह गए अपने कुछ पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट, चाहो तो इन्हें तुम पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो हो गया। तो देखो बच्चा, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पहले तो हमने E इज इक्वल टू mc स्क्वायर पढ़ा, उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, उससे कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े, और उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी। तो पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट वो मैं आपको जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी की सिर्फ कंसेप्ट समझनी है। आज हमने काइनेटिक एनर्जी की कंसेप्ट भी पढ़ी और क्वेश्चन भी पढ़े। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट और क्वेश्चन जो हमने उनका जो बैलेंस रख के मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप तुम्हें सारी चीजें आज समझ में आ चुकी होगी।
तबीयत थोड़ी सी खराब थी, बट इसी फिर भी अपने लेक्चर कंटिन्यू करा, क्योंकि तबीयत आज नहीं तो कल अच्छी हो जाएगी, डोंट वरी। बट तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हो रही है ये सब तुम्हारे लिए हो रही है बेटा। तो तुम्हें क्या करना है, इन सब चीजों का फायदा उठाना है, तुम्हें पूरा पढ़ना है। जितना मैं तुम्हें यहाँ से देने की कोशिश करूंगा, मतलब जो नॉलेज मैं तुम्हें यहाँ से प्रोवाइड करूंगा, सब नॉलेज तुम्हें गेन करना है, उसका तुम्हें यूज करना है और अपने करियर में उसका इम्प्रूवमेंट लाना है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें पूरा लेक्चर आज समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।